नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। राजस्थान में वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, ठीक है। इसके साथ साथ रेलवे में, एनटीपीसी में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नए ऑफलाइन बैच है, न्यू ऑफलाइन बैच, न्यू ऑफलाइन बैच, ये आपके सेपरेट स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान के अलग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। और आपका एनटीपीसी के अलग हैं, ग्रुप डी के अलग हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ 6 महीने का बैच आपको अच्छे से अटेंड करना है। 6 महीने का बैच आपको अटेंड करना है। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो इसमें आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पे हो सकती है। अगर आप रेगुलर रहते हो, इसमें डेली आपकी क्लासेस हैं। ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेली क्लासेस हैं आपकी, और वीकली टेस्ट सीरीज है। वीकली टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट अलग है, टॉपिक वाइज, और फुल टेस्ट अलग है। फुल टेस्ट जो आपके पैटर्न पर आधारित है, ठीक। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीम है, जिसमें फैकल्टी इंक्लूडेड है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप जितना डेली पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये टेस्ट से आपको पता लगेगा, ठीक है। यूट्यूब पर हमारी प्रैक्टिस क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आगे चलती रहेंगी। अगर कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि 100% उसको सिलेक्शन चाहिए, तो वो हम सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे 6 महीने का कोर्स अगर आप रेगुलर अटेंड कर लेते हैं तो रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूं। बैच आपका मॉर्निंग बैच अवेलेबल है, इवनिंग बैच अवेलेबल है, और आफ्टरनून बैच भी अवेलेबल है। 3 बैच हैं। रेगुलर किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे हम, ये जो क्लास है हमारी, जो आज हम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये ऑफलाइन बैचेस के लिए जो स्टार्ट हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये क्लास है। आप इस क्लास से देखिए कि आपको जीएस कैसा समझ आ रहा है। क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, दोनों भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में। कंटेंट, नोट्स, बुक्स जो आपको दी जाएंगी वो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में दी जाएंगी, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में दी जाएंगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीएस, जनरल स्टडीज या जीके आप कहें, उसमें इकोनॉमी वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आज आपके सामने, ये इकोनॉमिक्स का है। जीएस के अंदर जो इकोनॉमिक्स आती है उसका सिलेबस आपको पता है अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, और इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे। ये 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्या है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। हमारे पास संसाधन कैसे हैं, हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज, हमारे पास जो संसाधन है जिन्हें हम रिसोर्स कहते हैं, ये हमारे पास सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। ध्यान रखेंगे, संसाधन, रिसोर्स हमारे पास सीमित मात्रा में है। लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, वांट्स का मतलब होता है जरूरतें या इच्छाएं, जरूरतें या इच्छाएं, ये हमारी क्या है, ये अनलिमिटेड है, यानी कि असीमित है। कैसी है? असीमित है। क्लियर? तो रिसोर्सेज हमारे पास सीमित मात्रा में हैं, हमारी जरूरतें बहुत हैं। तो कैसे हम कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी कर पाएं, यही इकोनॉमिक्स हमें बताता है, यही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन है कोई ए और ये है बी।
ए के पास पैसा है मंथली 10,000 रुपीज और बी के पास पैसा है 50,000 रुपीज इनकम इसकी। तो ए वाला जो व्यक्ति है वो 10,000 में अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेगा और बी वाला व्यक्ति 50,000 में वो जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेगा। तो सब 10,000 ए के लिए क्या है? संसाधन। 50,000 बी के लिए क्या है? संसाधन। तो ए अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें पूरी करने का कोशिश करेगा और बी 50,000 का इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो हाउ वी कैन फुलफिल आवर नीड्स बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कम से कम संसाधनों का उपयोग करके हम कैसे अपनी अधिक से अधिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, यही इकोनॉमिक्स है। अब ये इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड लेवल पर फादर किसे कहा जाता है? वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक्स का जनक, इकोनॉमिक्स का फादर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक बड़ी फेमस किताब है, एग्जाम में पूछी जाती है। इस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ साहब की किताब है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं, वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरे को बोलेंगे मैक्रो, मतलब बड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखना, रिसोर्सेस और वांट्स की हम बात कर रहे हैं, संसाधन और जरूरतों की हम बात कर रहे हैं। तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज आएंगी? अगर ये चीजें हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर या फर्म के लेवल पे, फर्म मतलब कोई भी कंपनी, कंपनी के लेवल पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं इसको इंडिविजुअली ले रहा हूं, अपने व्यक्तिगत तौर पे ले रहा हूं कि मेरे पास संसाधन इतने हैं और मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा, तो मैं कैसे कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी अधिक से अधिक जो वांट्स हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी कर पाऊं, इच्छाएं पूरी कर पाऊं। तो ये केवल मेरी बात हो रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल या फर्म, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो कंपनी के पास जितने संसाधन हैं और फिर कंपनी की जो जरूरतें हैं, उसमें लोग काम करते हैं, उनकी जरूरतें हैं, तो कैसे कंपनी अपने अवेलेबल संसाधनों का सही से इस्तेमाल करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकती है। तो ये आपका आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें बात होती है डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति की बात होती है। ठीक है? प्राइस की बात होती है। भाई मैं कस्टमर, कंपनी सामान बना रही है, तो कंपनी सामान बनाकर मेरी जरूरत पूरी कर रही है, मैं उस सामान को खरीद रहा हूं, अपनी जरूरत पूरी कर रहा हूं। तो ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीजें आ जाती हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज स्केल पर होता है, यानी कि बड़े लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर। इसमें कंट्री के लेवल की बात होगी, ये राष्ट्र स्तर पर बात होगी, कंट्री के लेवल पर बात होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, है ना, व्यापार, ये सब जुड़ जाएगा इसमें। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा, क्योंकि देश के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में जितने संसाधन अभी उपलब्ध हैं और हमारे देश की जो जरूरतें हैं, तो कैसे ये तालमेल बिठाकर हम कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके भारत की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें, इच्छाएं पूरी कर पाए, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे स्तर पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़े स्तर पर। क्लियर है? चलो यहां देखो,
अब हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहले को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, पहले को बोलेंगे क्या, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरे को बोलेंगे हम क्या, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा आ गया आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र भी बोलेंगे इसको, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। अब किसी भी देश की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अब जीडीपी थोड़ा सा यहां देख लीजिए, जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहेंगे इसको, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होती है ये, तो ध्यान देंगे एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, FY लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक फाइनेंशियल ईयर में भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर यानी कि विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य, यही जीडीपी है। यानी कि एक साल में भारत के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है सामान का और कितनी सेवाएं बन रही हैं, उनका जो अंतिम मूल्य है वही, उनका जो मूल्य है पैसे में, वही क्या कहलाएगा, जीडीपी। तो सीधी सी बात है, जीडीपी जितना बढ़ेगी, जीडीपी जितना इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, उत्पादन बढ़ रहा है देश में। उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां दी जाएंगी यानी कि रोजगार बढ़ेगा। तो ये जो जीडीपी कैलकुलेट होती है, ये जीडीपी 3 क्षेत्र से आती है। प्राथमिक क्षेत्र से कुछ जीडीपी बनती है, कुछ द्वितीयक क्षेत्र से बनती है, कुछ तृतीयक क्षेत्र से बनती है। यहां जब जीडीपी मैंने बताया है तो एक चीज और समझ लीजिए, जीडीपी की गणना करने का काम, ये सवाल पूछा गया है, जीडीपी की गणना कौन करता है, गणना करना, कैलकुलेशन करने का काम किसके पास है, एनएसओ के पास, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, भारत सरकार, मॉस्पी मंत्रालय के अधीन एनएसओ काम करता है और जीडीपी की गणना करने का काम यही करता है। ये जो जीडीपी है वो इन 3 क्षेत्र से मिलकर बनी होती है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है वो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है तीनों क्षेत्रों पे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, तो सबसे पहले तो कृषि आएगी। कृषि का जो उत्पादन है वो प्राथमिक क्षेत्र में काउंट होता है, कृषि। और इसके साथ साथ कृषि से संबंधित अन्य उत्पादन, एक तो कृषि आ जाएगी, खेती, और दूसरा कृषि से ही संबंध रखने वाले जो चीजें हैं, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, देखेंगे ध्यान से, जैसे मुर्गी पालन, पोल्ट्री। दूसरा रेशम उत्पादन। तीसरा खनन, जमीन खोदकर कोयला निकालना। चौथा डेयरी। पांचवा बागवानी, हॉर्टिकल्चर, फल फूल सब्जी उत्पादन। छठवा मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन एटसेट्रा। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं।
हर प्रकार की कृषि और कृषि से संबंध रखने वाले ये सब कृषि क्षेत्र में ही काउंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से कौन सी चीज शामिल नहीं होती है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि और कृषि से संबंध रखने वाली चीजें, तो वो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में काउंट होती हैं। अब इससे जो उत्पादन हो रहा है वो भी जीडीपी का हिस्सा होता है। द्वितीयक क्षेत्र की जब हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएंगे, इसमें उत्पादन होता है वस्तुओं का, जैसे मशीन का इस्तेमाल करके उत्पादन करना, मशीन का इस्तेमाल करके उत्पादन करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल, कुर्सी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, है ना, ये सब बनाना, तो ये उद्योगों में आ जाएगा। तो ध्यान रखना द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र में तो कोई उद्योग नहीं है, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में सब उद्योग आएंगे। बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र में कोई सामान नहीं आएगा। यहाँ पे तो सामान आ रहा है, दोनों में कृषि हो रही है तो अनाज आ रहा है, वो भी सामान है। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है तो वो भी सामान ही है। सेवा क्षेत्र में कोई सामान नहीं होता, सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग व्यवस्था इसी में आएगी, अस्पताल, हॉस्पिटल्स इसी में आएंगे, शिक्षा से संबंध रखने वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सब इसी में आएंगे, और यातायात, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, विप्रो, महिंद्रा, सत्यम, इन्फोसिस, आईबीएम, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। होटल्स आ जाएंगे इसी में, है ना, होटल आ जाएंगे। तो ये सब, और वो कम्युनिकेशन आ जाएगा, संचार, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाए। तो इन तीनों से एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखना वित्तीय वर्ष आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है वो उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। अब ये जो आने वाली 31 मार्च है, इसको ये पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, एक साल कंप्लीट हो जाएगा, जो पिछली अप्रैल से शुरू हुआ है और ये इस मार्च को 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है तो आपने देखा होगा ऑडिट होता है कंपनीज का एक साल का, कि कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, पूरा बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। अब ये उत्पादन भले ही भारत की कंपनी कर सकती है इस उत्पादन को, या विदेशी कंपनी कर सकती है, विदेशी कंपनी कर सकती है। बस शर्त ये है कि विदेश की कंपनी भी अगर उत्पादन कर रही है तो वो भारत में आकर ही करे, तो उसका उत्पादन भारत की जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो आई होप ये चीजें क्लियर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, अगर हम लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें, लेबर पार्टिसिपेशन यानी कि वर्कफोर्स किस में ज्यादा काम करती है, श्रमिक या लोग किस में ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोग इन 3 क्षेत्रों में से किस में काम करते हैं। तो लेबर पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, उससे कम, प्राथमिक से कम काम करते हैं किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक, और द्वितीयक से कम काम करते हैं सेवा क्षेत्र में। तो ये क्रम अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे आप। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में इससे कम, और तृतीयक क्षेत्र में सबसे कम। ठीक, ये लेबर पार्टिसिपेशन की बात की। अब हम बात करें जीडीपी में हिस्सेदारी कौन से क्षेत्र की सबसे ज्यादा है, यानी कि जो भारत की जीडीपी बनती है एक साल की, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, सबसे ज्यादा योगदान। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे जीडीपी में सहयोग सबसे ज्यादा किसका है, तो यहां ध्यान देंगे
सबसे ज्यादा जीडीपी में सहयोग है सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र से ज्यादा इनकम होती है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र और उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम हिस्सेदारी है जीडीपी की। दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक तो बताया कि लोग सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम करते हैं, प्राथमिक में, फिर उससे कम द्वितीयक में, फिर सबसे कम सेवा क्षेत्र में। और फिर दूसरा, जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है, पैसे की, तो सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसा जीडीपी में आता है, उसके बाद द्वितीयक और फिर लास्ट में प्राथमिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा पैसा आता है। क्लियर, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हमने बात की सेक्टर्स की, जीडीपी मैंने आपको बता दिया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो ये 8 बजे क्लास पब्लिश होगी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन चीजों को शामिल कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, यहां एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। सेक्टर्स मैंने आपको समझा दिए। यहां देखो 3 सेक्टर हैं, ये हमने समझ लिए। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आ जाएंगी, वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देख लें प्राइमरी सेक्टर के, तो देखो ये बागवानी, ये डेयरी उत्पादन है ना, और ये खनन, जमीन खोदकर ये चीजें निकालना, ठीक है, ये खनन। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। द्वितीयक क्षेत्र आपको पता है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया यानी कि निर्माण कार्य आ जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। और एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल तो देखो कॉटन फाइबर। अब जो कॉटन का फाइबर है वो प्लांट से हमें मिलता है, पौधों से, पौधे तो प्राइमरी में ही आएंगे, पौधे से मिलता है। और फिर इसी कॉटन फाइबर का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से हमें कॉटन फाइबर प्राप्त होता है, फिर कॉटन फाइबर का इस्तेमाल करके हम कपड़े बुनते हैं। तो कपड़ा बुनना किसका उदाहरण हुआ, द्वितीयक क्षेत्र का, ना कि प्राथमिक क्षेत्र का, क्योंकि उसमें तो बुनना पड़ा, उसको मशीनों से भी बुना जाता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल हो गया कपड़े बुनना। ये सीधा सीधा प्रश्न आया था, कपड़े बुनना ये किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र का है। क्योंकि कपड़े बुनने में जो कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है, कॉटन फाइबर, वो तो हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, लेकिन उसी का इस्तेमाल करके हमने एक नई चीज बनाई है, यानी कि कोई कपड़ा, स्वेटर बनाया है हमने, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। यह एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, ठीक है, क्लियर। और देखें शुगर केन, गन्ना, गन्ना हमें प्राइमरी क्षेत्र का ही हिस्सा होता है। गन्ने का हम इस्तेमाल करके चीनी बना लेते हैं, तो चीनी द्वितीयक क्षेत्र का हो गया। चीनी किसका हो गया उदाहरण, द्वितीयक क्षेत्र का। चीनी बनाने के लिए गन्ना का इस्तेमाल हुआ, गन्ना हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करी हमने, प्रसंस्करण किया और हमें शुगर, चीनी या गुड़ हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, क्लियर। ये ध्यान रखना है। मिट्टी से हमें ईंट मिलती है और ईंट का इस्तेमाल हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में करते हैं, तो बिल्डिंग द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। तीसरा क्षेत्र आपका एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, बैंकिंग आ जाएगी और आपका टेलीफोन आ जाएगा, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। आर्थिक प्रणाली क्या होती है, तो आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। पहली को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। और दूसरा एक है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम,
यानी कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ये 3 प्रकार की आर्थिक प्रणाली देखने को मिलती है, कोई ना कोई कंट्री इन तीनों में से किसी एक को फॉलो करती है। तो ये क्या है? सामाजिक आर्थिक प्रणाली। अभी तीनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको। और ये पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, ठीक है। और तीसरी, इन दोनों को मिक्स कर दो, मर्ज कर दो, तो बन जाएगी क्या? मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली, ठीक। अब समझिए आर्थिक प्रणाली क्या होता है। किसी देश में उत्पादन का काम कौन कर रहा है, सरकार या निजी कंपनी? उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है किसी देश में? सरकार कर रही है या निजी कंपनी उत्पादन कर रही है? उत्पादन मतलब सामान बनाना, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हवाई जहाज, ये सब। तो ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक प्रणाली का मतलब है कि उस देश में उत्पादन का कार्य सरकार कर रही है, सरकार करे, प्राइवेट लोगों को अलाउ न किया जाए, सरकार ही उत्पादन का काम करे लोगों की जरूरत के लिए। उस देश के प्रणाली को हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सामाजिक आर्थिक प्रणाली कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एग्जाम्पल आप रसिया को ले सकते हैं, रूस में चलता है। और समाजवादी आर्थिक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, फादर? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की एक किताब है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है दास कैपिटल, ठीक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वह होता है जहां पे उत्पादन का काम निजी कंपनी करे, उत्पादन का कार्य निजी कंपनी करें, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये करें, निजी कंपनी करें। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं अमेरिका, यूएसए, अमेरिका ले सकते हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को, ठीक। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आए तो दोनों को मिक्स कर दो, यानी कि यहां उत्पादन का कार्य सरकार और निजी कंपनी दोनों करें, निजी कंपनी दोनों मिलकर करें। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका उदाहरण आपका प्यारा भारत है, इसका उदाहरण भारत है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, यानी कि भारत में उत्पादन का काम सरकारी कंपनी भी करती है और प्राइवेट कंपनी भी, ठीक है। अब हॉस्पिटल देख लो आप, हॉस्पिटल सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, कॉलेज सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, यूनिवर्सिटी सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। आपके किचन तक एलपीजी पहुंचाने वाली कंपनी तो एचपी, भारत और इंडियन ऑयल, ये सरकारी हैं। और साथ ही साथ अडानी की, रिलायंस की, ये भी गैस और पेट्रोल, तेल ये दे रहे हैं, तो ये प्राइवेट हो गए आपके, ठीक है। ध्यान रखेंगे, तो ये भूलना नहीं है आपको। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मतलब उत्पादन का काम सरकार करे, उदाहरण रसिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स उत्पादन का कार्य केवल निजी व्यक्ति करें, उदाहरण यूएसए। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जहां उत्पादन का काम सरकार और निजी व्यक्ति दोनों करें, तो उसे बोला जाता है क्या? मिश्रित आर्थिक प्रणाली। तो आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अधिक जानकारी के लिए आप सामने जो नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इसके, तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जीएस का जो पोर्शन है, मैं और दो टीम में 2 लोग हैं जीएस के, तो वो देखेंगे, है ना। और बाकी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। बैच टाइम मैंने आपको बता दिया, मॉर्निंग बैच अवेलेबल है, आफ्टरनून और इवनिंग बैच। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्लासेस ही लेनी है, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है
आपको उसका समाधान दिया जाएगा। आप कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए रात को 8 बजे डेली क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास, तो उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये आपके नए बैच से रिलेटेड क्लास थी, तो इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।